मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गईं तो अपनी 16 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ गईं। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता, रात होते ही उसको अपने पास सुला लेता। मालकिन ने भी इजाज़त दे रखी थी। रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थीं, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, मनोज मेरा पूरा घर तेरे हवाले है, जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ, घर की किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम मनोज है, मेरी उम्र 25 साल है, लेकिन मैं 13 साल की उम्र से ही मालकिन के घर काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा मालकिन मुझ पर करती थी, किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो मनोज, अपनी बेटी मीरा को मैं घर ही छोड़कर जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं हाँ में सर हिलाने लगा कि मालकिन मुझे मालूम है, जबकि मुझे क्या मालूम था, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 16 साल की थी, लेकिन जरा पगली किस्म की बेवकूफ। लाडली मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए इसे लाड़ प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डी गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझे बताया, मैं तो दंग सा रह गया। वह कहने लगी, रात को तुम मेरी बेटी मीरा के पास ही सो जाना और इसके कमरे में ही रहना। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरा तो दिमाग ये सुनकर घूमने लगा था। मैंने कहा, मालकिन, मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये ठीक नहीं है। मनोज, कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम मीरा के कमरे में ही रहोगे। और वही बात मुझे मालकिन की सही नहीं लग रही थी, लेकिन मैं उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। इसलिए मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं सोऊंगा नहीं। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी। बहुत अमीर मालिक की बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, जहाँ से उन्हें खूब पैसा आता था। और एक ही बेटी थी, जिसे उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पाला था। जब मैं मालकिन के घर में काम करने के लिए आया था, उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने जो मालकिन को फूलों से सजा रखा था, बहुत प्यार करते थे। लेकिन मालकिन से लव मैरिज थी। दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मीरा की पैदा होने से चंद महीने पहले मालिक का कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था। मालकिन तब से ही दीवानों जैसी बातें करने लगी थी। कभी कहती कि वह अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं इस वक्त 11 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब मीरा पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, लेकिन फिर उनका दिल मीरा के साथ लग गया। मालकिन की माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी ज़िंदगी अपने पति के नाम पर ही गुजार दूंगी। मालकिन ने फिर यही किया। पूरा घर उन्होंने संभाल लिया था। इतने नौकर को वह देखती थी। मालकिन का सबसे ज़्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख भी मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाया था। इसलिए मालकिन ने कहा कि वह तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। सुनकर पहले तो मीरा ने हंगामा खड़ा कर दिया था कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे इसलिए मान गई। लेकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से मीरा मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन मुझसे कह रही थी, वह बात मुझे सही नहीं लग रही थी। और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर यात्रा पर चली गईं। और उनको जाते ही मैंने सुकून से बैठकर लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनाई। लेकिन मालकिन के होते हुए भी मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठा था। हालांकि उन्होंने मुझे कभी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर की मर्यादा हमेशा कायम रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई हैं तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट भी रह कर देख लूं। मैं सुकून से सांस लिया और मज़े से अपनी दोनों टांगें सामने शीशे की टेबल पर रख दी। रिमोट हाथ में लेकर टीवी पर चैनल बदलने लगा।
अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मीरा हॉल में आई। उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बाल डालकर बोली, मनोज के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो माँ के आते ही लगाऊंगी कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पाँव पसार के बैठे हो। ये सुनते ही मैं हड़बड़ा कर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन ने मेरी शिकायत ना लगाना। मैं फ़ौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रख दिया। मेरा माथे पर गुस्सा चढ़ाए हुए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि तुम लोगों को सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक वह घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैं सीने पे हाथ रखा और सर झुकाया। जी क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उनकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार के कई बार चक्कर लगवाती थी, कहती थी तू मेरे लिए सामान ले आओ। ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही दूसरा कोई नौकर। मालकिन भी उसे कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, चाय का कप नौकर लेके आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए न अपनी औकात। मैं उसे घूर कर खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा था। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मुझे पीनी थी वह बड़े मज़े से मीरा पी रही थी। दिन इधर उधर कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो मीरा कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो मनोज? माँ ने कहा था तुम मेरे कमरे में सो जाना। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। मैं हैरानी से मीरा की तरफ देखा। मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी हैं, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वे कहने लगी कि माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में तो आ गया था लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। लाइट ऑफ कर दिया। कमरे में इस वक्त बहुत अंधेरा था। मेरा दिल बड़ी और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भले 16 साल की थी लेकिन मैं तो 26 बरस का था ना। मुझे किसी की ये बात याद आने लगी थी जो मैंने कई बार सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। मालकिन ऐसा क्यों कहा कि मैं उसकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं? उनको चाहिए था कि वह नौकरानी को मीरा के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र बेड पर लेटी मीरा पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, खुल खुल कर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हाजिर हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंखें लग गई थीं। घड़ी के तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। जाकर उठ बैठा तो देखा कि मीरा नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगे घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फ़ौरन से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ मीरा को अकेले मत भेजना। इसलिए जब मीरा तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे छोड़कर आया। इसके बाद मैं ज़मीनों का हिसाब किताब देखने लगा। हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। उन कामों में मैं ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मीरा को वापस लेने भी मुझे जाना था। जब मैं न जाता, ड्राइवर भी मीरा को स्कूल लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। लगभग 1 बजे मीरा की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुका था। अब मेरे फ़ोन पर बेल बजने लगी और जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फ़ोन उठाया तो वह मुझ पर भड़क उठी। कहने लगी, मुझे मीरा को कॉल आई थी, वह अभी तक स्कूल में है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मालकिन, वह मैं ज़मीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे लेकर आओ। मैंने सारे खाता बंद कर दिया
और घर से बाहर निकलकर सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नज़रों से देखा था। मैंने कहा, तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है? वह कहने लगा, मैं क्यों बताऊं मालकिन, जो तुम्हें सब नौकरों का सरदार बनाकर गई हैं, उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बातों ने मुझे गुस्सा दिला दिया था। मालकिन क्या गई है कि सारे नौकर सर चढ़ गए थे, वरना उनके सामने तो सर झुकाए रहते थे। जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो स्कूल पूरी तरह से खाली हो चुका था। सिर्फ मीरा स्कूल में थी, जहां चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों? वह गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर में घर नहीं पहुंचा, वह मुझे बस बातें ही सुनाती रही। माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवा दूं तो फिर मुझे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। घर पहुंचने तो खाना बनाने वाले ने खाना तैयार नहीं किया था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी था। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज़्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना खोखला ही हो रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। मैं पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया। रात को मैं थक चुका था। जब मैं मीरा के कमरे में गया तो वह तेज आवाज़ में अपने स्कूल को याद कर रही थी। मैं हॉल की सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई और मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कि कोई आदमी मीरा के कमरे में बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैं तेज आवाज़ में कहा, कौन है वहाँ? तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम उठा किचन की तरफ भागा, लेकिन उस वक्त किचन बिल्कुल खाली नज़र आ रहा था। मैंने लाइट जलाया, वहाँ कोई नहीं था। एक दरवाज़ा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वह देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकलकर देखा तो सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगाई और बाहर हॉल में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा। मैं मीरा के कमरे में चला गया। वह बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कॉलिन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आने लगी तो मीरा शायद नींद में डर रही थी। कहने लगी, माँ मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड में अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं अपने बेड से उठा और अपना हाथ मीरा के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर वह फिर से गहरी नींद में सो गई थी। काफ़ी देर में खड़ा इंतज़ार करता रहा कि वह कब गहरी नींद में सो जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़ा दूं। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। इसके बाद मैं मीरा के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा कि तुम भी खा लो, बड़ी सुकून की नींद आएगी। मैं भी खीर खा ली और रात को मीरा के कमरे में चला गया। इस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई थी। मैं जो सोया तो सुबह ही मेरी आँख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। इस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो मीरा नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो मीरा वहाँ पर भी कहीं नज़र नहीं आ रही। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मेरा दिल तो धक से रह गया था। मैं तमाम नौकरों को शोर मचा के जगा दिया था। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वह हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई थी। कैसे रात को गहरी नींद में सो गया था। तब मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी वहाँ से गायब है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को मीरा कमरे के बाहर देखा था। वह भागता हुआ किचन में गया था। शायद वह बावर्ची ही था। मैंने फ़ौरन से मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसकी बीवी बच्चे कहने लगी वह तो घर पर आया ही नहीं। मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची मीरा के मुँह पर हाथ रख उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। इस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ पहुंची थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था
और साफ साफ उसमें नज़र आ रहा था कि बावर्ची मीरा के मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा है। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंची वह सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते हैं। मैं भागता हुआ इस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं घर में पहले पहुंच गया था। मैंने लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने वे बावर्ची और 2 मर्द मौजूद थे। उन्होंने मीरा को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी से बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने अब आओ न देखा था और उन तीनों को पिटाई करना शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई थी। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए मीरा मेरे गले लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान ना हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन मीरा को गले लगाकर रोने लगी। मुझसे कहने लगी कि मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत ज़रूर करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही मीरा की तरफ। यह सुनकर मालकिन बहुत खुश हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।